हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन योर स्किन यानी कि बॉयज़। स्वागत है आपका इस चैनल में। और मैं जानता हूँ अभी आपकी हालत थोड़ी सी खस्ता है या फिर काफ़ी बच्चों की अच्छी हालत भी होगी क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए मार्च में। 20 मार्च से ओबियसली आपकी एग्ज़ाम है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। अपन जो भी आपका कोर्स है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का वो अपन फटाफट से रिविज़न कर लेंगे टिल द एग्ज़ाम से पहले लगभग 8-10 दिन पहले। और जो भी मैं आपको बताता जाऊँ कि ये इम्पोर्टेंट है वो उसको आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में मैं जो पढ़ाने का जो पैटर्न होगा, पहला तो होगा अपनी जो बुक है उससे, उसी में मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा बायोलॉजी की। और जो केमिस्ट्री का होगा, केमिस्ट्री का जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मेरी जो कोचिंग है उसमें जो मैंने केमिस्ट्री में जो उनको पढ़ाया है उसी नोट से मैं उनका रिवीजन करवाऊँगा। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, हो सकता है आपका ये फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन क्लास में, बट डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में जो आपकी जो लास्ट वाली यूनिट है 10वीं, यानी कि इकोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी, उसका जो पहला चैप्टर है यानी कि जो 13वां चैप्टर है उसका नाम है जीव और समष्टियाँ। ठीक है, जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसके बारे में अपन बात करेंगे। 2 दिन में अपन एक चैप्टर कवर कर लेंगे। तो 16 चैप्टर है, तो 16 दूनी 32, यानी कि अराउंड ये आपके हो जाएगा मार्च के 1 या 2 तक। ठीक है, और साथ साथ में अपन केमिस्ट्री का भी रिवीजन कर लेंगे। तो जो आप डेली का आप लेक्चर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं जो 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको भी ये चीज़ शेयर कर सकते हो आप। और वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। जो भी आपके सवाल हो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर जो अपना यूट्यूब पे जो मैंने तुम्हारा ग्रुप बना रखा आप उस पर भी बता सकते हो। और अपने जो बाकी दोस्त हैं उनको भी बता दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू क्लास चलेंगे। 2 दिन से मैंने क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ी कंडीशन ऐसी ही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास रखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है 13वां, उसका नाम है जीव और समष्टियाँ। सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। देखिए, इकोलॉजी मतलब मान लीजिए कोई भी जीव हो गया। मैं मान लेता हूँ आपको, सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हिरण है या फिर कोई शेर है। एक तो वो जीव हो गया, ठीक है, और एक उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पे वो निवास करता है। अब उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, लिविंग फैक्टर यानी कि जीवित और अजीवित फैक्टर, कारक। मतलब जीवित फैक्टर तो ऐसा तो है नहीं कि शेर केवल अकेला रह सकता है। सर अकेला क्यों नहीं रह सकता? अरे शेर को कुछ खाने के लिए दूसरे जानवर भी तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पौधे खाएगा। ठीक है सर, दूसरे जानवर होंगे तो फिर हो सकता है। अब दूसरे जानवर जो होंगे, शेर किसको खाता है? बेसिकली हिरण को खाता है। तो हिरण फिर किसको खाएगा? वो थोड़ी ना शेर को खाएगा। तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए उसको खाने के लिए? उसको खाने के लिए चाहिए प्लांट्स। अब वो आ गया ना प्लांट्स। अब उसके अलावा ये तीनों चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट होगी, अब प्लांट क्या खाएगा? वो शेर को खाएगा या हिरण को खाएगा? उसको भी खाने के लिए कुछ चाहिए। अब वो अपना भोजन किससे बनाएगा? वो अपना भोजन बनाएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से। यानी कि उसको लाइट चाहिएगी, उसको पानी चाहिएगा, उसको थोड़ी सी सोइल चाहिएगी। ये सब क्या हो गए? जीवित और अजीवित फैक्टर, और ये उस जीव के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसी को अपन अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, डिटेल से समझेंगे। कुछ अच्छे टॉपिक हैं, कुछ छोटे से टॉपिक हैं। जो मैं आपको बताऊं वो आपकी यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और यकीन मानना, आपकी जो नीट एग्ज़ाम होगी, आपकी जो CUET एग्ज़ाम होगी, सब में एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। ई हैकल एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, ई हैकल, इन्होंने क्या किया? इकोलॉजी शब्द दिया। उसके बाद में आता है राइटर, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। दूसरा आता है वॉर्मिंग, ये इकोलॉजी शब्द को पहली बार पादपों के लिए अध्ययन किया। ये आप छोड़ देना, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो पहले वाला इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ई हैकल ने। और फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर। और ये तीसरा है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं कि जो आप जब फर्स्ट यूनिट को ओपन करते हो तो ऐसा कुछ दिखाई देने को देखते हैं। उसमें टोटल 4 चैप्टर आते हैं। 13वां चैप्टर का नाम है जीव और समष्टि, 14वें चैप्टर का नाम है परितंत्र, और 15वें चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, 16वें चैप्टर का नाम है पर्यावरण के मुद्दे। सबसे पहले बात करते हैं अपन जीव और समष्टि। देखिए, मैं बात करता हूँ कोई एकल जीव। मान लीजिए कोई एक हिरण है, ठीक है ना, केवल एक सिंगल हिरण, ओनली एक हिरण।
अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला रहता होगा जंगल में, काफ़ी सारे और हिरण भी होंगे। तो जब एक से अधिक हिरण एक समूह बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है ना। हिरण की बात कर रहा हूँ मैं, ना किसी गधे की या फिर ऊँट की, दूसरे जानवर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हिरण की। यानी कि हिरण क्या हो गई, एक स्पीसीज, और काफ़ी सारे हिरण का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, एक पॉपुलेशन। जैसे मैं कहता हूँ कि इंसानों की पॉपुलेशन, तो आप इंसानों को ही गिनते हो, ऐसा तो है नहीं गधों को भी गिनते हो। वो बात अलग होती है कि इंसानों में भी गधे होते हैं कई, लेकिन मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन में, तब आप इंसानों को ही काउंट करते हो। तो ऐसे ही बात करता हूँ कि जीव तो हो गया एक हिरण, और समष्टि का मतलब क्या हो गया, यानी कि हिरण का एक समूह हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 14वें चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे। 14वें चैप्टर में अपन बात करेंगे इकोलॉजी की, यानी कि अपन ने जीव समझ लिया, 13वें में समष्टि समझ ली, समष्टि के क्या क्या गुण होते हैं, जीव के क्या क्या गुण होते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या उनके इफेक्ट होते हैं। उसके बाद में ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती है, परितंत्र, एक इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं, उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या उनके फैक्टर्स होते हैं, ये बात करेंगे अपन 14वें चैप्टर में। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है जैव विविधता एवं संरक्षण। अपन ने इकोलॉजी पढ़ ली अच्छे से, मतलब इकोसिस्टम पढ़ लिया। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सर हमको बनाए रखने का मतलब आप क्या क्या मतलब हम क्या उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बेटा, आजकल मानव इकोसिस्टम यानी कि जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जंगलों को नुकसान पहुंचेगा तो जंगल तो क्या है, एक इकोसिस्टम ही है। उस इकोसिस्टम को अपन किस तरह से बचा सकते हैं, उसी के बारे में अपन बात करेंगे 15वें चैप्टर में। 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 16वें चैप्टर में। ये तो अपन ने बचाने की बात कर ली, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन सी विविधता होती है। अब बात करते हैं पर्यावरण के मुद्दे, 16वां चैप्टर। देखो बेटा, आजकल जो जिस हिसाब से इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बेसिकली जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनके खाने के लिए, रहने पीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। और याद रखना, एक व्यवस्था करने के लिए आप दूसरी अव्यवस्था बनाते हो। ये मेरी बात हमेशा याद रखना लाइफ में। आप एक व्यवस्था करने के चक्कर में दूसरे के लिए अव्यवस्था खड़ी करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको गर्मियों में क्या लगती है, गर्मी लगती है। आप क्या करते हो, कमाते हो पैसे और फिर क्या लाते हो, एक एसी लेके आते हो। आपके लिए तो व्यवस्था है, लेकिन एसी से जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो पर्यावरण के लिए एक अव्यवस्था क्रिएट करती है। वो क्या करते हैं, CFC ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन से फिर क्या होती है, पराबैंगनी विकिरण धरती पर आते हैं और उनसे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। समझ में आया। अब अपन इसमें बात करेंगे पर्यावरण के मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। एक आपको व्यू पता चला कि क्या करने वाले हैं। एक बार देखो इसमें क्या बताया गया। विविधता ही जीवित जीवों का केवल लक्षण नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक का अंश भी है। जीव विज्ञान प्रस्तुतिकरण या तो वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान अथवा चिर प्रतिष्ठित तथा आधुनिक रूप में किया गया है। इसका पिछला भाग जीव विज्ञान के आणविक पहलुओं को प्रयोक्ति है। भाग्यवश हमारे पास बहुत से सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम जीव विज्ञानीय सूचना को एक से सिद्धांत के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में बुनते हैं। पारिस्थितिकी भी एक ऐसा सूत्र है जो जीव विज्ञान को समग्रात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसको छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आएगा। जो समझने की चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान का सार यह है कि जीव व्यष्टि के रूप में किस प्रकार रहते हैं। जीव व्यष्टि के रूप में किस प्रकार रहते हैं, अभी आपको समझाएंगे। व्यष्टि, समष्टि, ये सब क्या होता है, अभी एक बार देख लीजिए इसको। अन्य जीवों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा समूह के रूप में इनका भौतिक वास किस प्रकार का है। यह किस प्रकार संगठित होकर समष्टि, सामुदायिक, पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ तक कि संपूर्ण जीव मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ, मान लीजिए एक छोटा सा जीव है। ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मैं फ़िलहाल बात करता हूँ कि एक कोई जीव है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला रह सकता है, इसके कुछ और भी दोस्त होंगे। मान लीजिए ये इसका कोई और दोस्त हो गया, ठीक है। अब इसके भी और कोई दोस्त हो सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इनका एक समूह बन गया। तो जीव यानी कि उसको जीव को बोलते हैं व्यष्टि, एक जीव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो सारे एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को बोलोगे आप समष्टि या फिर समुदाय, ठीक है।
अब समुदाय आगे मिलके एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाएगा, इकोसिस्टम बना के फिर जैव मंडल बनाएगा। ये सारे आगे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ रूप धारण कर लेंगे। नेक्स्ट जो भी पेज आएगा उस पर अपन अच्छे से समझेंगे इसको, अभी थोड़ा ऐसे समझिए इसको, ठीक है। इन सभी के बारे में पारिस्थितिकी हमें ज्ञान प्राप्त कराती है। इसका विशेष पहलू मानव जनित पर्यावरणीय विघटन तथा इससे उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक मामलों का अध्ययन कराना है। इसका विशेष पहलू मानव जनित पर्यावरणीय विघटन तथा इससे उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक मामलों का अध्ययन कराना है। ये वाली लाइन किसको समझाती है बेटा? ये वाली लाइन है ना जो आप ये जो 16वां चैप्टर हो पर्यावरण के मुद्दे, ये इससे डिकोड हो रही है। यानी कि आपने जो भी अव्यवस्था फैलाई है उसको लोग किस तरह से देखते हैं, राजनीति में किस तरह से यूज किया जाता है, वो है। इस इकाई में उपयुक्त पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए वर्णन किया गया है। ये है एक बेसिकली अपन यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ऊपर वाला सार हो गया। अब बात करते हैं 13वें चैप्टर की, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पेज अपन जैसे ही ओपन करते हैं तो आपने को ऐसा सा कुछ दिखता है। तो एक बार समझिए पारिस्थितिकी की परिभाषा यानी कि इकोलॉजी, जीवों के बीच या जीवित या भौतिक यानी कि अजैविक या अजीवीय पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन। मतलब एक तो आपने जीव ले लिया और एक उसके पर्यावरण, इन दोनों के बीच में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे वो उससे खाना प्राप्त करता है और जीव के मरने के बाद में वो सब किस में मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के बीच में जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी उनके जीवन पर्यंत जो भी क्रियाविधि होती है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, जीव तथा पर्यावरण हमेशा अन्योन्याश्रित यानी कि इंटरडिपेंड, परस्पर संबंधित इंटरडिग्रेट तथा परस्पर अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब अन्योन्याश्रित यानी कि केवल अकेला जीव पर्यावरण के बिना नहीं रह सकता और अकेला पर्यावरण किसी भी जीव के बिना नहीं रह सकता। सर हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जीव पर्यावरण के बिना नहीं रह सकता, मतलब उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन आप हमको ये बताओ कि पर्यावरण जीव के बिना क्यों नहीं रह सकता? सामने देखो, मैं बात करता हूँ कि पर्यावरण में सबसे पहले आप किसको देखते हो? सर ओबियसली हम पर्यावरण में जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये जो पर्वत वगैरह हो गए, पानी वानी हो गया, नदी वगैरह, नदी नाले ये हो गए। तो अच्छा बेटा मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो पर्यावरण में जो पेड़ होते हैं वो उनको सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? सर फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है और उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो वो कर लेंगे धूप से, ठीक है। दूसरा वो पानी भी ले लेंगे ज़मीन से। लेकिन जो मैं बात करता हूँ न्यूट्रिएंट्स की, वो किससे मिलते हैं? वो किससे मिलते हैं? वेदरिंग प्रोसेस से। मतलब जैसे पेड़ पौधों की पत्ती वत्ती झड़ती हैं, वो ज़मीन पे गिरती हैं और उनका खाद बनता है। और आपको पता होगा कि खाद बनाने के लिए जैसे उस पर फंगस बैक्टीरिया वगैरह उसको डिजोल्व करते हैं, उससे बनता है ना। तो उसी के लिए जो ज़रूरत हो गई वो किसकी हो गई? जीवों की हो गई ना। तो पर्यावरण और जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, लाइव में ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ये जो पैटर्न होता है, क्या लिखा हुआ है? जीव ने मिलके क्या बनाया? समष्टि ने मिलके क्या बनाया? समुदाय ने मिलके क्या बनाया? परितंत्र, और परितंत्र मिलके क्या बनाते हैं? लैंडस्केप, और लैंडस्केप मिलके क्या बनाते हैं? बायोम या फिर जियोम, और जो जियोम होता है वो मिलके बनाता है जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं, जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि केवल एक जीव की बात करते हैं अपन, एक स्पीसीज के लिए, एक जीव के लिए, तो उसको बोलते हैं जीव। बात करते हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि एक ही स्पीसीज के जीव। जैसे मान लीजिए एक हिरण है, उसको तो मैं बोल दूंगा एक जीव, और काफ़ी सारे हिरण हैं एक ही जाति के, तब उनको बोल दूंगा समष्टि, ठीक है ना। फिर मिलता है समुदाय, यानी कि एक से अधिक स्पीसीज के आपस में समष्टि मिलके एक जगह, जैसे हिरण इकट्ठा हो गया, बारहसिंगा इकट्ठा हो गए, एक से अधिक स्पीसीज, तो उसको बोलते हैं समुदाय। सब समुदाय मिलके आपस में क्या बनाते हैं? परितंत्र, और परितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम। जिसमें इकोसिस्टम में दो चीज़ याद रखना बेटा, इकोसिस्टम में होता है बायोटिक यानी कि जैविक, और एक होता है एबायोटिक यानी कि अजैविक फैक्टर। जैविक फैक्टर में आपके कौन कौन से हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, ये 5 हो गए। और एबायोटिक में हो गया आपके लाइट, जल,
प्रकाश, लाइट, जल वो हो गया एक, ठीक है, सोइल हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्तर होता है वो होता है लैंडस्केप। उसके बाद में आता है बायोम, यानी कि एक बड़ा स्तर, बहुत बड़ा जंगल। उसके बाद में आता है जैवमंडल, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, ये है रामदेव मिश्रा जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फोटो। कई बार जो आपकी जो डिफेंस वाली यानी कि आर्मी वगैरह की जो होती हैं उसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। रामदेव मिश्रा, इनका जन्म 1908 से 1998 के बीच इनका जीवन काल रहा है। देखो, भारत में रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1908 में हुआ था। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में लीड्स विश्वविद्यालय से प्रोफेसर WH पियरसोल MFRS के अधीन वर्ष 1937 में पारिस्थितिकी में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि ग्रहण की। फिलोसॉफी होते हैं PhD जब करते हो आप, उसके लिए। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप आज BHU के नाम से जानते हो, उसका एग्जाम भी लगता है BHU से, विश्वविद्यालय वाराणसी के वनस्पति विभाग में पारिस्थितिकी विषय में शिक्षण तथा अनुसंधान के विभाग की स्थापना की। इनके अनुसंधान ने उष्णकटिबंधीय समुदाय तथा उनके अनुक्रमण पादप समष्टि की पर्यावरणीय अनुक्रिया तथा उष्णकटिबंधीय वन में पोषण चक्र तथा उत्पादनशीलता और चरागाह पारिस्थितिक तंत्र आदि विषयों पर ज्ञान के आधारशिला रखी। ये सब जो भी चीज़ें हैं ये देखने में आपको थोड़ी अटपटी या थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन बहुत आसान है ये चीज़ें। उष्णकटिबंधीय जो भूमध्य वाला स्तर होता है जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, उमस वगैरह होती है, उष्णकटिबंधीय वो क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में आता है अनुक्रमण पादप समष्टि। अनुक्रमण क्या होता है, आपने ज़्यादा भी नहीं तो इतना तो पता होगा कि जो मोस में होता है स्पैग्नम अनुक्रमण में योगदान देता है, यानी कि एक स्पीसीज के स्थान पर दूसरी स्पीसीज आती है, वो होता है अनुक्रमण। पर्यावरणीय अनुक्रिया, उष्णकटिबंधीय वन, पोषण चक्र, आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बनिक मैटर होता है, कोई जीव मर जाता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो होता है पोषण चक्र। उत्पादनशीलता, पौधे क्या उत्पादन करते हैं, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, खुद थोड़ा सा हिस्सा रखते हैं, उसका आगे थोड़ा सा हिस्सा स्टोर कर लेते हैं, फिर जीव जंतु उसको खाते हैं। वो ऐसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में चला जाता है। उत्पादनशीलता भी उससे रिलेटेड हो जाएगा, चरागाह पारिस्थितिक तंत्र, तो ये वो वाले पैटर्न हो जाएंगे। मिश्रा जी ने भारतवर्ष में पारिस्थितिकी पर प्रथम स्नातक और पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इनके शिष्यत्व में रहकर 50 से भी अधिक विद्यार्थी ने PhD की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने देश के अन्य विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों में जाकर पारिस्थितिकी शिक्षण एवं अनुसंधान का सूत्रपात किया। इन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी तथा वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एवं साइंस ने फेलोसॉफी से तथा पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के लिए संजय गांधी जैसे प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं के प्रयासों से भारत सरकार ने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग तथा कोऑर्डिनेशन 1972 की स्थापना की। बाद में जिसने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्थापना 1984 में करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें से बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पहले बता देता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी एग्जाम्स होती है मेडिकल्स की, नीट वगैरह, CUET की, नर्सिंग वगैरह, वहाँ से कभी कभार इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो इंडियन इकोलॉजी के जो फादर होते हैं वो कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बस इतना पूछ सकते हैं, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेन चैप्टर पे आते हैं। अब देखो, जैसे ही आप चैप्टर खोलते हो तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टि। इसमें 2 टॉपिक आपको दिए गए हैं। पहला तो आता है 13.1 13.1 जीव और इसका पर्यावरण, यानी कि अपन बात करते हैं एक जीव के और उसके चारों तरफ के पर्यावरण। मान लीजिए ये कोई एक जीव है और उसके चारों तरफ का जो भी पर्यावरण है अपन उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक आता है समष्टि, यानी कि पॉपुलेशन। अब उसमें समष्टि में क्या हो गया, एक से अधिक स्पीशीज जो मिलके समूह बनाती हैं या फिर एक समुदाय बनता है, उसका अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो साथ में चलते जाना। देखो, लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो आपके नोट्स हैं वही सफिशिएंट है। मैं आपको चीज़ों को दोबारा से अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो अपने नोट्स सामने रख लेना जो भी आपके पास में है, अगर नहीं है तो आप एडजस्ट करना, मेरे से बोल देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। बस वीडियो लेक्चर से ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है।
तो देखिए चलिए चैप्टर पे चलते हैं। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव विज्ञानीय संगठन के विभिन्न स्तर पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव विज्ञानीय संगठन स्तर जैसे वृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल इंग्लिश में बोलते हैं, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग और अंग मिलके क्या बनाते हैं, एक व्यष्टि, और व्यष्टि मिलके क्या बनाता है, जीव मिलके क्या बनाते हैं, समष्टियाँ, और समष्टियाँ मिलके क्या बनाती हैं, एक बहुत सारा बड़ा समुदाय, और समुदाय मिलके क्या बनाते हैं, परितंत्र या फिर इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, जीव। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, ये सब क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। ये मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक सेल का निर्माण करते हैं। फिर सेल ने क्या किया, 5-6 सेल एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, एक उत्तक टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। जैसे आपकी किडनी हो गई, ठीक है ना, किडनी हो गई, लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, ये सब ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया आपका, ये इतने सारे तंत्र, ये सब तंत्र मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं एक जीव, अपन ने पढ़ा था ना 13.1, ये देखो यहाँ पे जीव और इसका पर्यावरण, तो अपने जीव का निर्माण कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं अपन कि ऐसे बहुत सारे जीव मिलके क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन का निर्माण करेंगे। पॉपुलेशन मिलके फिर क्या बनाएगी, एक समुदाय, जीव समष्टि समुदाय, यानी कि एक से अधिक स्पीसीज मिलके बनाती हैं। और फिर वो बहुत सारे स्पीसीज जैसे हिरण हो गया, शेर हो गया, चीतल हो गया, बहुत सारे स्पीसीज के जीव मिलके क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम मिलाते हैं। इकोसिस्टम में याद रखना, एक तो जैविक और एक अजैविक। जैविक में जितने भी तुम्हारे जीव हैं वो आ जाएंगे, अजैविक में जो तुम्हारी लाइट प्रकाश हो गया, तुम्हारी मिट्टी हो गई, जल हो गया, हवा हो गई, ये सब आ गए अजैविक में। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, एक आपका इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये ही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। और फिर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक जीवोम का निर्माण करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 7 महाद्वीप हैं, उपमहाद्वीप हैं, ये सब मिलके पृथ्वी में एक जंगलों का निर्माण करते हैं। उष्णकटिबंधीय जंगल हो गई, ये सब क्या हो गई, एक तरह का जीवोम का निर्माण करते हैं। याद क्या रखना है, ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में 2 प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए जब अपन बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं, बुलबुल गाती है सुबह, कौन सा गाना गाती है, चल छैया छैया, ऐसा गाना गाती है क्या, नहीं, नालायक, कोई ऐसा गाना नहीं गाती। बुलबुल की जो भी आवाज़ होती है वो आपको लुभाती है। एक्चुअल में वो आपको नहीं लुभाती, वो अपने अपोजिट जेंडर वाले किसी दूसरे बुलबुल को लुभाती है, ठीक है। आप समझ सकते हो क्यों लुभाती है, आप भी लुभाते हो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो प्रश्न उठता है पक्षी कैसे गाते हैं। बेसिकली ऐसे कोई भी बोलता है, कुछ भी पक्षी बोलता है तो अपन पहले तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बाद में पक्षी क्यों गाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो ओबियसली प्रश्न आता है कैसे गाता है, क्यों गाता है। साइंस के स्टूडेंटों को ये दो तो चीज़ें पता ही होगी, कैसे और क्यों। ये अगर आपके दिमाग में नहीं आती तो यकीन मानिए आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, और अगर आपके दिमाग में आती है तो गाड़ी सही रास्ते पे है, ठीक है। कैसे प्रकार के प्रश्नों के प्रक्रम के पीछे क्रियाविधि देखो, कैसे प्रकार यानी कि कैसे गाती है, तो उसके पीछे तो उनकी क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा होती है। और क्यों गाती है तो उसका महत्व, यानी कि कैसे गाती है तो अपन पता लगाएंगे कैसे गाती है कि उसके गले में कोई लिरिक्स या वोकल तंत्र या स्वर रज्जु ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से गाती है। अब क्यों गाती है तो इसका कुछ महत्व होगा, हो सकता है उसे अपने अपोजिट विपरीत किसी बुलबुल को बुलाना होगा, तो इसलिए महत्व, उस महत्व को भी जानना होता है। ये 2 प्रश्नों के आंसर अपन जानने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी के वाक यंत्र या कंपनमान अस्थि या का प्रचालन हो सकता है, यानी कि जो अपना यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड होता है उसकी वजह से जो ये प्रोसेस हो रहा है। जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। जब आप अपने चारों ओर की प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। जैसे रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफ़ेद ही क्यों होते हैं। अरे आपने देखा होगा कि जो रात को जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। चलो इतना तो नहीं देखा होगा, मैं आपको बेसिकली एग्जांपल देता हूँ, गाँव से बिलोंग करते हो ज़्यादातर, अगर जो शहरों में भी है आपने रात की रानी का पौधा देखा होगा, उसमें वाइट फ्लावर भी आते हैं और रेड फ्लावर भी आता है। मैं बात करता हूँ वाइट फ्लावर की,
वो वाइट फ्लावर बेसिकली क्यों आते हैं, वो रात को ही खिलते हैं, ठीक है ना। तो उनके पीछे का भी कुछ रीजन होता है, वो अपन पढ़ेंगे। इकोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया क्योंकि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता, जबकि मेरा सबसे फेवरेट यही है, सबसे आसान है। अगर इंटरेस्टिंग होके पढ़ोगे तो ठीक है, डरना नहीं है बेटा, आसान है। एग्ज़ाम से पहले फोड़ के जाएंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। हाँ, देखो सफ़ेद क्यों होते हैं, भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है। जो भंवरा होता है उसको कैसे पता चलता है कि भैया उस फूल में अपने कुछ सामान, अपना जैसा अपने लायक कुछ सामान है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होगी, ठीक है। कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं, आपने नागफनी देखी होगी, बहुत सारे कांटे होते हैं, वो क्यों होते हैं। चूजे को कैसे पता, अपनी माँ को कैसे पहचानता है, जो मुर्गी का बच्चा होता है जैसे ही वो अंडे से निकलता है तो उसको कैसे पता चला कि यही अपनी माँ है, तो उसका कुछ रीजन होगा, अपन उसी को अपन देखते हैं क्या कुछ होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखो आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक, भौतिक से मतलब क्या है, अजैविक, एबायोटिक, पर्यावरण के बीच में होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको इधर समझो सब लोग, सामने देखो, अरे सामने ही, अरे डिस्टर्ब मत दो, सामने देखो भाई। देखो पहला यहाँ पे आ गया एनिमल्स, दूसरा आ गया प्लांट, यहाँ पे आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने एनिमल्स यानी कि जितने भी एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम, माइक्रो में आ गया आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये दो आ गए, ठीक है ना, फंजाई वगैरह आ गई। ये तो है बायोटिक यानी कि जीवित है ये सब कुछ, आपको इतना तो पता होगा ना। अरे व्हिटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी थी, जिसमें कौन कौन से आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, वो सब क्या है, बायोटिक फैक्टर में आ गई। दूसरा आ गया एबायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, आपका आ गया ताप, आ गया टेम्परेचर जो आपका एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, जल हो गया, प्रकाश हो गई और मिट्टी हो गई। ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है, सामने देखते रहो। नेक्स्ट देखो, मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के 4 स्तर से संबंधित है। मूल रूप से पारिस्थितिकीय जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। पहला हो गया जीव, जीव ने मिलकर क्या बनाई, समष्टियाँ, और समष्टियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, समुदाय, और समुदाय मिलकर क्या बनाता है, जीवों। अभी मैंने जो आपको सीक्वेंस बताई थी ना, वो यही तो थी, जीव, जीव मिलकर क्या बनाते हैं, समष्टि, समष्टि मिलकर क्या बनाती है, समुदाय, और समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, जीवों का निर्माण करते हैं। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी और जैविक और समष्टि के स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस जो चैप्टर है ये 13वां वाला है, इसमें अपन 2 चीज़ों का, जैविक और समष्टि के स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखो जीव और इसका पर्यावरण, यानी कि एक जीव और उसके चारों ओर का पर्यावरण, सामने देखते रहो। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्यकीय पारिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। देखो जैविक यानी कि एक जीव के स्तर की बात करते हैं तो उसको परिस्थिति को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कार्यकीय, फिजियोलॉजिकल। अरे आप किसी एक जीव का अध्ययन करोगे, एक जीव का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसमें पता लगाओगे कि वो खाना कैसे बनाता है, वो श्वसन कैसे करता है, डाइजेशन कैसे करता है, यानी कि आप उसकी कार्यकी का अध्ययन करोगे, फिजियोलॉजी का। अपन पढ़ते हो ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आते हैं, ऐसे पढ़ते हो। ऐसे जैसे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हो, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन वगैरह पढ़ते हो। तो वो क्या हो गई, उस एक जीव के अध्ययन के लिए उसकी फिजियोलॉजी, कार्यकी का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसकी कार्यकीय परिस्थिति है, ठीक है। जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। अरे जो जीव होता है वो केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जनन करने, याद रखना एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसमें एक लाइन है जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पे एक जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अपनी नई संतति को छोड़ के जाना, यानी कि संतति उत्पन्न करना और उसको छोड़ के जाना, यही तो है जीवन का उद्देश्य है। कई बोलेंगे नालायक, नहीं सर मेरा तो एप्पल का मोबाइल लाने का उद्देश्य है, कई बोलेंगे कि मेरा तो बुलेट लाने का, कई बोलेंगे मेरा तो मर्सिडीज लाने का उद्देश्य है। नालायक हो, ये तुम्हारे अलग अलग उद्देश्य तुम्हारे अलग अलग हिसाब से हैं, लेकिन जो मेन जो उद्देश्य है ना वो जीवन का, वो क्या है, अपनी स्पीसीज को बनाए रखना,
अपने वंश को बनाए रखना, अपनी जाति को बनाए रखना, और उसके लिए क्या करते हो आप, अपने प्रजनन करते हो, अपनी संतति को छोड़ के जाते हो, फिर वो संतति आगे प्रजनन करती है, एक नया स्पीशीज छोड़ के जाती है। अरे माँ बाप है, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे फिर वो बड़े होते हैं, फिर ऐसे करते करते वो अपनी एक स्पीशीज को छोड़ के जाते हैं। यही तो जीवन का उद्देश्य है। ये तो जो तुम बता रहे हो बुलेट वगैरह, गाड़ी वगैरह, ये तो एक तरीका होता है यहाँ पे रहने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, इनके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनता है, जिसके फलस्वरूप भिन्न ऋतुएं बनती है। ये परिवर्तन और वर्षण मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे मरुस्थल, वर्षावन, टुंड्रा। अब देखो यहाँ पे लिखा बरसात या वर्षण में वर्षा और हिम दोनों शामिल हैं। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवों 13.2 में दिखाए गए हैं। इस वाले में आगे आया जाएगा। पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है, बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है, जैसे झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयाँ, वेगवती सरिताएं, ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि, ऊंचे पर्वत शिखर, गर्म झरने, दुर्गंध युक्त कंपोस्ट घरते, कुछ खास नाम है। यहाँ तक कि हमारी आंत भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास है। वापस से पीछे पेज पर आओ, समझाते हैं तुम्हें क्या पढ़ा दिया। पीछे आ जा भाई, पीछे 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 पीछे, सामने देखो, ये वाला पैराग्राफ समझो। देखो क्या होता है, अपने बचपन में पढ़ा था कि जो सूरज है, ये वाला मान लीजिए सूरज है, और इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। कितना टाइम लगता है, 365। और इन 365 में अपन ऋतुएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हो अपन, 4 या 6 ऋतुएं जो भी पढ़ते हैं, सर्द गर्मी वर्षा जो भी अपन पढ़ते हैं वो ऋतु बनते हैं। सर ऋतु क्यों बनते हैं, देखो यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, पृथ्वी जब इसके सबसे पास में होती है तो क्या होगा, सूरज की प्रकाश सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि उस पर गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, पतझड़ आ जाएगा। और जैसे जैसे ये इससे दूर जाती जाएगी तो क्या होगा, सर्दियाँ आती जाएंगी, सर्द ऋतु आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो घूर्णन का जो इनमें लेंथ का जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से पृथ्वी पर क्या बढ़ रहा है, तापमान में अंतर आ रहा है। और इसी तापमान में अंतर की वजह से यहाँ पे ऋतुएं बनती है। समझ में आया है क्या होते हैं। हाँ, अब देखो एक यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्ट में, जीवोम की परिभाषा देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम जो समान जलवायु परिस्थिति दर्शाते हैं, जीवोम कहलाते हैं। वर्षण एवं ऋतुएं बनते हैं, ठीक है। वार्षिक परिवर्तन के निम्न कारण है, जो वार्षिक पूरे वर्ष में जो भी ऋतु आती है, परिवर्तन आता है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला देखो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, दूसरा अपने अक्ष पर झुकाव, और तीसरा है तापमान की तीव्रता और अवधि, ठीक है। एक ये चित्र दिया गया है, नीट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से इम्पोर्टेंट। देखो इधर तो दिया हुआ है औसत वार्षिक वर्षण, यानी कि पूरी साल भर में कितनी वर्षा होती है, और औसत वार्षिक टेम्परेचर, पूरी साल भर में टेम्परेचर में क्या क्या बदलाव रहता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आता है उत्तर ध्रुवीय और अल्पाइन टुंड्रा, जो उत्तर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है और यहाँ पे बरसात भी सबसे कम होती है। उसके बाद में थोड़ा आता है शंकुधारी वन, जैसे जो हिमालय वगैरह होते हैं वहाँ पे होते हैं ना। उसके बाद में आता है दूसरा, आता है कौन सा, यहाँ पे देखो मरुस्थल, घास स्थल और शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वन। इसको याद रखने का तरीका होता है मांग सीसा उससे मरुस्थल, घास, और ये हो गया शीतोष्ण, और दूसरा क्या हो गया शंकुधारी और उष्ण कटिबंधीय नीचे उत्तरी ध्रुव। देखो ये मान लीजिए तुम्हारी पृथ्वी का एक गोला है, पृथ्वी गोल तो है, सर ये गोल है क्या, गोल मान लो, ना को गोल है, मानना है, ठीक है ना, मान लीजिए। ऊपर जो वाला होता है उसको बोलते हो आप नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हो आप साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, समझे। अब जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हो आर्कटिक रीजन,
और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हो आप आर्कटिक रीजन। अंटार्कटिका का नाम सुना है, वो ऊपर और नीचे दोनों साइड में है बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच मैंने एक लाइन खींच दी, ये वाली बीचों बीच एक लाइन खींच दी। नालायक को दिख ही नहीं रहा होगा, हाँ अब दिखेगा। बीचों बीच मैंने ये वाली एक लाइन खींच दी, ये। अब इसको मैंने बोला 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री है। अब इसके ऊपर और नीचे क्या हो गया, ट्रॉपिकल, हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसके ऊपर हो गया सब ट्रॉपिकल, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा सब ट्रॉपिकल, हिंदी में बोलते हैं उपोष्ण। उसके जस्ट ऊपर हो जाएगा टेम्परेट, हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण, ऊपर नीचे, यानी कि 0 से 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे। ये आ गया, कौन सा रीजन आ गया इसका, 0 डिग्री वाला तो हो गया कौन सा, 0 से 20 ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय। फिर 20 से 40 वाला कौन सा हो गया, सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण। और 40 से 60 के बीच में कौन सा हो गया, शीतोष्ण। और 60 के ऊपर कौन सा हो गया, आर्कटिक रीजन। याद रखना, ये काम आता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये जो डिफरेंट टाइप के जीवों बन गए आपने देखा होगा कि मरुस्थल होते हैं, वर्षावन वो होते हैं, टुंड्रा प्रदेश होते हैं, बरसात वर्षण। ये देखो बरसात और वर्षण यानी कि वर्षा और हिम दोनों शामिल है। कैसे सर, ये क्या चीज़ बोल दिया आपने, सामने देखो अपने यहाँ पे जो बरसात होती है उसमें क्या गिरता है, अरे पानी गिरता है। तो सर बरसात में तो पानी गिरता है, और कुछ भी गिरता है क्या? अब मैं आपसे कहूँ कि जो कश्मीर होता है वहाँ पे बरसात होती है क्या? सर हमें क्या पता, हम तो गए नहीं। नालायक को कभी जाना, वहाँ पे बरसात नहीं होती, वहाँ पे क्या गिरती है, बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ क्या होती है, पानी तो होता है ना, पानी से बनती है। तो देखो वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो जो बरसात का जो पानी होता है ना वो जम जाता है, और वो किसके रूप में गिरता है, किसके रूप में गिरता है, स्नोफॉल होता है, हिम यानी कि बर्फ़ गिर रही है ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है बरसात या वर्षण में वर्षा और हिम दोनों शामिल है, याद रखना, उसी से डिनोट किया है। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता होती है। जैसे सामने देखो, मैं बात करता हूँ मरुस्थल है। अब मरुस्थल में जितने भी जीव रहते हैं उनका सबका आवास अलग अलग होगा ना। अरे मरुस्थल में रहने वाले जीवों के लिए पानी के लिए व्यवस्था अलग होगी, खाने पीने की जो वहाँ पे वनस्पति होगी वो अलग होगी, वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं वो अलग होंगे, तो उनका आवास भी अलग होगा। और बात करता हूँ जैसे वर्षावन की बात करता हूँ, जैसे घने जंगल हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे तो पानी की कोई कमी नहीं होती, तो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु अलग होंगे, उनका आवास अलग होगा। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप आवास अलग अलग, ये जो स्थलीय विभिन्नता होती है उसके कारण आवास भी अलग अलग हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में बल्कि चरम यानी कि अत्यधिक कठोर आवासों में भी, जैसे झुलसते राजस्थानी मरुस्थल में कितना टेम्परेचर होता है लेकिन वहाँ पे जीवन होता है ना। निरंतर वर्षा से, जैसे मेघालय है अपना इंडिया में उत्तर में, ठीक है ना, तो वहाँ पे लगातार चेरापूंजी है, वहाँ पे बारिश होती है लेकिन वहाँ पे भी जीवन है। गहरे महासागर आपने पढ़ा होगा, महासागरों की गहराइयों में भी ऐसे जीव पाए जाते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं होती, प्रकाश की लाइट नहीं पहुँच पाती, तो भी वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं ना। लगातार बहती हुई नदी, वहाँ पे भी होता है जीवन, ठीक है ना। ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ पे भालू पाए जाते हैं ना, पोलर बियर, हाँ, पेंगुइन्स पाए जाते हैं, तो ये भी वही है। तुषार भूमि, स्थायी तुषार भूमि, जो बंजर होते हैं वहाँ भी होते हैं। ऊंचे पर्वत शिखर, गर्म झरने होते हैं ना, उसमें भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। दुर्गंध युक्त कंपोस्ट करते, अरे कीचड़ वगैरह कितना गंदा होता है, वहाँ पे भी तो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, कुछ नाम है। यहाँ तक कि हमारी आंत भी कुछ सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास है। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? यहाँ पे याद रखना है, ये वाला जो क्वेश्चन है पूछ लेते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया एक सहजीवी है जो अपने आंत में पाया जाता है, किसका पाचन करता है, सेलुलोज का। अब ये डायग्राम देखो एक बार, ए बैस है, 4 डायग्राम है। पहला वाला ए किसको बताता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। बै किसको बताता है, पर्णपाती वन को। और स बताता है कि मरुस्थल डेजर्ट का। और द है समुद्र तट। इन पे रहने वाले जीव जंतु भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। देखो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का, जो किसमें है, नॉर्थ अफ्रीका में। उसके बाद में ये है मरुस्थल कौन से, तिब्बत का, गोबी का, थार अपने इंडिया में। गोबी का रेगिस्तान इसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे
ऐसे रेत नहीं होती, ज़रूरी नहीं है बेटा मरुस्थल का मतलब रेत हो वहाँ पे नहीं। मरुस्थल का मतलब जहाँ पे कोई भी प्लांटेशन या कोई भी जीव जंतु ना पनप पाए, बहुत मुश्किल है आवास वहाँ पे, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा कठिन हो, ठीक है ना। सहारा व थार के रेगिस्तान हीट डेजर्ट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता के मुख्य तत्व क्या है। विभिन्न आवासों, अभी जो अपन ने इतने सारे आवास पढ़े, भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता के मुख्य तत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व तापमान टेम्परेचर, दूसरा है जल, तीसरा है प्रकाश, चौथा है मृदा है। यानी कि जो ये आवासों में इतने डिफ्रेंसिएशन आया, मरुस्थल आ गया, वर्षावन आ गया, डेजर्ट आ गया, ये जितने अलग अलग हैं आवास, इनमें अंतर की क्या वजह है। तो इसमें अंतर की 4 वजह है। पहला तो आता है तुम्हारा कौन सा, तापमान। अब तापमान आ गया, उसके बाद में देखो दूसरा कौन सा आ गया, जल, तीसरा कौन सा आ गया, प्रकाश, चौथा आ गया मृदा। हमें यह याद रखना जरूरी है कि भौतिक रासायनिक यानी कि अजैवीय या अजैव घटक अपने आप में पूरी तरह से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते। आवास में जीवीय बायोटिक घटक भी शामिल होते हैं। देखो मैं बात करता हूँ कि आपको शेर के आवास के बारे में बताना है, तो आप क्या करोगे, शेर कौन से टेम्परेचर में रहता है, शेर क्या क्या खाता है, उसका घर कौन सा है, ये थोड़ी है। शेर क्या खाता है, हिरण खाता है, तो हिरण एक क्या हो गया, जैविक फैक्टर। यानी कि किसी भी जीव के आवास में केवल अजैविक फैक्टर ही नहीं बताना, आपको जैविक फैक्टर को भी बताना होता है, ठीक है, तभी तो आप बता पाओगे अच्छे से। तो वही बता रहा है क्या, आवास में जीवीय बायोटिक घटक भी शामिल करते हैं, जैसे रोगजनक, यानी कि शेर को कभी बार बुखार वगैरह कुछ बीमारी वगैरह भी होती है, और बीमार किसकी वजह से होते हैं, पैथोजन की वजह से, वायरस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है ना। परजीवी, परभक्षी और जीव के वे स्पर्धी जिनके साथ में लगातार पारस्परिक क्रिया करता है। हम यह मानते हैं कि एक लंबे समय में प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का पढ़ा था आपने सिद्धांत, द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता, सर्वाइवल और जनन को स्तंभ बनाने के लिए जीव के अनुकूलनों का विकास किया गया है या किया है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई शेर जंगल में रहता है, तो शेर को जंगल में रहने के लिए, शिकार करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके दांत नुकीले होने चाहिए शिकार के लिए, पंजों में नाखून बड़े बड़े होने चाहिए, उस माहौल में ढलने के लिए काफ़ी सारी जैसे कैमोफ्लेज उस तरह का कलर, घास का कलर होना चाहिए। तो वो किससे आता है, अनुकूलन की वजह से। और अनुकूलन की वजह से जो सिद्धांत देता है वो क्या कहता है, डार्विन की क्या, डार्विन का जो सिद्धांत आपने पढ़ा होता है प्राकृतिक वर्ण, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति आपको चुनते हैं कि आप उसमें फिट बैठ पाओगे कि नहीं, इसी की वजह से तो होते हैं अनुकूलन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, या सर से ऊपर से जा रहा है। अगर सर से ऊपर से जा रहा है तो आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे को सीधा कमेंट कर दीजिए। देखो प्रत्येक जीव का उन परिस्थितियों का एक निश्चित प्रयास होता है जिससे वह सहन कर सकता है। उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता तथा परितंत्र में उनकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। यह सब सामूहिक रूप से उसका निकेत बनाते हैं। मतलब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे बोर्ड में भी और तुम्हारी किसी भी एग्जाम में। निकेत क्या होता है, वे ऑफ लाइफ, शॉर्ट रूप में अगर देखा जाए तो निकेत का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। आप किस तरह से जीते हो किसी माहौल में, कैसे। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ मेरा ही, मैं किस तरह से जीता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहाँ रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ। घर में मेरे पास एक रूम है जिसमें बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में आता है मैं क्या खाता हूँ, खाना खाता हूँ, रोटियाँ वगैरह खाता हूँ, ये चीज़ें मैं खाता हूँ। उसके बाद में मैं कहाँ कहाँ घूमता हूँ, कहाँ कहाँ मेरे पाए जाने की संभावना है, वो क्या हो गया, सब मेरा पर्यावरण, उसी को मेरा निकेत बोलूँगा मैं। लेकिन बात करते हैं जीवों के लिए, तो यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे निकेत, वे ऑफ लाइफ, जीव की कर्मस्थली। देखो एक जीव के एक से अधिक निकेत हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है मैं घर में ही पाए जाऊँ, मैं कोचिंग में भी पाए जा सकता हूँ,
मैं कॉलेज में भी पाया जा सकता हूँ जब मैं जाऊँगा, या फिर मैं कहीं और जगह भी देखा जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक जीव के एक से अधिक निकेत हो सकते हैं। एक प्रजाति के दो भिन्न जीवों के निकेत सदैव भिन्न। एक प्रजाति के दो भिन्न जीवों के निकेत सदैव भिन्न, परंतु कुछ निकेत अतिव्यापित भी हो सकते हैं। सामने देखो, जैसे मैं हूँ, एक मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों का सिंगल रूम पहले बचपन में थे तब तो हो सकता था, लेकिन अब बड़े बड़े हो गए तब नहीं हो सकता। कंडीशन अलग होती है, शहरों में अलग होता है। फिलहाल अपन गाँव की बात करते हैं, सबका एक सेपरेट रूम होता है, तो ये उसकी बात समझ सकते हो आप। निकेत अतिव्यापन संसाधन साझेदारी, यानी कि मान लीजिए हो सकता है मेरा भाई मेरे रूम में रह जाए, या हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, तो हम एक ही रूम में रहने की कुछ तो वजह होगी ना। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे रूम कम है घर में, और दूसरा अपन साथ में पढ़ते हैं, साथ में खाना खा लेते हैं, वो मुझे समझा देता है या फिर मैं उसको कुछ चीज़ें समझा सकता हूँ। यानी कि हमने कुछ संसाधनों की साझेदारी कर ली, जैसे साथ में पढ़ लिया, साथ में खाना खा लिया, साथ में चले गए। तो अगर निकेत का अतिव्यापन होता है तो उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आपने संसाधनों की साझेदारी की है, संसाधनों का आपस में साझा किया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है लाइन, अनुक्रमण में पूर्वगामी से चरम। निकेत तो घटता है, निकेत विशिष्टीकरण बढ़ता है। ये अनुक्रमण में पूर्वगामी, ये चैप्टर जब आप आगे पढ़ोगे तब ये लाइन समझ में आएगी। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, आपने अनुक्रमण पढ़ा होगा, यानी कि एक छोटा सा जीव आता है, फिर उससे दूसरी स्पीसीज आती है, फिर तीसरी स्पीसीज जैसे आता है, सबसे पहले बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से फिर क्या आया मोनेरा, के बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में फंजाई, फंजाई से क्या आया प्लांटी, प्लांट में भी अलग अलग आता है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट। ऐसे ऐसे एक छोटे जीव से एक बड़ा जीव, यानी कि पूर्वगामी से चरम स्थिति तक क्या होता है, निकेत तो घटता जाता है और निकेत विशिष्टीकरण बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बैक्टीरिया भरा हुआ है, ठीक है। तो सब पूरे कमरे में क्या था, पहले बैक्टीरिया ही था, लेकिन अब मान लीजिए बैक्टीरिया की जगह कुछ क्या आ गए, प्रोटिस्टा आ गए, तो बैक्टीरिया का तो निकेत रहने की जगह कम हो गई ना, और जो प्रोटिस्टा है उसको भी जगह बांटना पड़ गई। तो क्या हुआ, निकेत तो घटता जा रहा है बैक्टीरिया का, और निकेत विशिष्टीकरण, यानी कि एक तो बैक्टीरिया का हो गया और एक हो गया प्रोटोजोआ का। अब उसके बाद में प्रोटोजोआ के बाद में क्या आता है, फंजाई आती है। कमरा तो वही है उतना ही, लेकिन उसमें अब कितने जीव आ गए, 3 जीव आ गए, यानी कि कितने निकेत हो गए, 3 निकेत हो गए। पहले तो एक ही था, लेकिन अब कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि निकेत तो लगातार कम होते जा रहे हैं और निकेत विशिष्टीकरण बढ़ता जा रहा है। निकेतों की संख्या बढ़ गई, निकेत एक के लिए तो कम हो गया ना। उसके बाद में आ गया प्लांट, प्लांट में भी अलग अलग लगातार जो जगह थी वो कम होती जा रही है, लेकिन निकेत विशिष्टीकरण अलग अलग निकेत निकल निकल के आ गए। प्लांट का अलग हो गया, प्रोटिस्टा का अलग हो गया, एनिमल का अलग हो गया। तो ये लाइन आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन लेक्चर में यहाँ से पढ़ेंगे प्रमुख अजैव कारक। आज ये फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है। तो जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। जो मेरी कोचिंग के बच्चे हैं, जो मेरे ग्रुप के बच्चे हैं, वो व्हाट्सअप पे कर देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये वाला लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी नीट एग्ज़ाम, CUET एग्ज़ाम और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में सफिशिएंट है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, फुल गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और टेंशन तो बिल्कुल भी मत कीजिए। थैंक यू।